जय हिंद साथियों। तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद गणेश सर में। तो प्यारे दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, है ना। और देखेंगे कि जितने भी रेलवे के हुए हैं उनसे उनमें टिश्यू से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, न केवल हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे बल्कि साथ साथ, है ना, हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होगा, कंसेप्ट होगा, उसको भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो में करते हैं। आपको क्या करना है, आपको बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, और आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। फटाफट उसका उत्तर बताइएगा। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पहला ही क्वेश्चन है कि उत्तक क्या होता है। उत्तक क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको उत्तक के बारे में बताऊं तो आप याद रखिएगा उत्तक क्या होता है ना। देखिए, ये मतलब उत्तक जो होता है ये कोशिकाओं का समूह होता है। ये कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। और ये जो कोशिका होते हैं ये समान कोशिका होते हैं और इनका समान काम होता है। ठीक है, कोशिका भी समान होते हैं, एक समान होते हैं और इनका एक समान कार्य भी होता है। अब चेक करते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने में और कार्य करने में भिन्न भिन्न नहीं होगा, क्या होगा, एकदम एक समान होगा। ठीक है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न 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 बोल दिया, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है, भिन्न बिल्कुल भी नहीं होगी। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में क्या बिल्कुल समान होती है। यानी हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल ठीक आंसर होगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब आप उत्तक के बारे में ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली उत्तक जो है यानी टिश्यू, ये जो टिश्यू है यह टिश्यू कौन सा शब्द है, यह टिश्यू एक लैटिन शब्द है। टिश्यू एक लैटिन शब्द है। दिया किसने था, तो बोलेंगे बाइचेट ने दिया था, बाइचेट ने दिया था। अब ये जो टिश्यू है, टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। अगर मैं पूछूं कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है, तो हम बोलेंगे फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जो है वो हम किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं मार्सेलो, मार्सेलो मेलफिगी को बोलते हैं ना, मार्सेलो मेलफिगी को बोलते हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न के बारे में जान लिया। थोड़ा सा और जान लेते हैं कि टिश्यू, देखिए जो टिश्यू होता है बेसिकली दो प्रकार के, एक होता है कौन सा, एक होता है पादप उत्तक, एक होता है जंतु उत्तक। पादप उत्तक भी आगे जाकर ये दो भाग में बढ़ जाता है। कौन कौन सा सर बताइए जरा। तो एक होता है हमारा अस्थाई उत्तक और एक होता है विभाज्योतिकी उत्तक। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यदि क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए आपने देख लिया कि उत्तक क्या होता है, किसने खोज किया था, क्या होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। ठीक है, लीजिए, तो अगर हम बात करें इसके उत्तर को लेकर, ठीक है, लेकिन देखिए ऑप्शन क्या दिया है, कोलेन काइमा, उसके बाद है ना स्क्लेरन काइमा, पेरेन काइमा, फिर से कौन सा, एरन काइमा। ठीक है, आइए हम चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करें इसके उत्तर को लेकर तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल ठीक जवाब होगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो समझिएगा। अगर हम बात करें कि यह किसका प्रकार है, तो मैंने आपको बताया था जो टिश्यू होते हैं, यहाँ समझिएगा, जो टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के, कौन कौन, टिश्यू के दो प्रकार, एक हमारा पादप ऊतक, एक होता है जंतु ऊतक। फिर मैंने आपको बताया था कि जंतु ऊतक भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन सा, एक हो जाएगा सरल ऊतक और एक हो जाएगा कौन सा, विभाज्योतिकी ऊतक। यह सरल ही अस्थाई होगा ना, यह अस्थाई ऊतक, अस्थाई ऊतक, और एक होता है कौन सा, विभाज्योतिकी ऊतक। अब
ये जो अस्थाई ऊतक है ये आगे जाकर और भाग में बढ़ जाता है, जिनमें सबसे पहला भाग आता है सरल ऊतक। सरल ऊतक, तो ये जो सरल ऊतक है बेसिकली यह 3 प्रकार का होता है। एक का नाम है पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तो ये तीनों किसके प्रकार है? सरल ऊतक के प्रकार है। आइए हम चर्चा करते हैं कि इनके कार्य क्या क्या है। तो अगर हम बात करें पैरेनकाइमा को लेकर कि इसके है ना इसका कार्य क्या क्या है समझिएगा। तो बेसिकली पैरेनकाइमा जो है बेसिकली क्या करता है कि यह भोजन का संग्रह करता है। भोजन का संग्रह यानी भोजन का पैकेजिंग करता है, ठीक है। तो पैरेनकाइमा का पहला काम क्या हो गया? भोजन का क्या करना? पैकेजिंग करना। दूसरा काम समझिएगा, जो जलीय पौधा का पैरेनकाइमा ऊतक जो होता है वह वायु ऊतक में बदल जाता है। वायु ऊतक जलीय पौधा को तैरने में मदद करता है। तीसरी बात ये कि जो हमारा ये पैरेनकाइमा जो ऊतक है ना यह क्या करता है? तो यह मतलब हम कह सकते हैं कि है ना यह कहाँ पाया जाता है? तो जड़ एवं तना में पाया जाता है, ठीक है। जड़ एवं तना में पाया जाता है। चौथी बात यह कि पैरेनकाइमा ऊतक जीवित कोशिका का बना होता है। तो हमने पैरेनकाइमा के बारे में 4 बातें जानी कि पैरेनकाइमा जो होता है वह जीवित कोशिका का बना होता है, और यह जलीय पौधा में क्या होता है कि पैरेनकाइमा चेंज हो जाता है। किस में होता है? यह चेंज होता है वायुतक ऊतक में चेंज हो जाता है। और एक बात और की है ना, यह कहाँ पाया जाता है? तो जड़ एवं तना में पाया जाता है। यह हमने जान लिया किसके बारे में भाई? तो पैरेनकाइमा के बारे में जान लिया। अगर हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा को लेकर, ठीक है, तो समझिएगा जो पौधों में कठोर होते हैं यानी हार्डनेस होता है, हार्डनेस मतलब कठोरता, हार्डनेस। तो ये जो पौधों में होता है हार्डनेस या कठोरता, यह किस ऊतक के कारण होता है? तो यह होता है स्क्लेरेनकाइमा को लेकर होता है, ठीक है। यानी स्क्लेरेनकाइमा से ही क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल कठोर होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब एक कौन सा बच गया? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, तो अगर हम बात करें कोलेनकाइमा को लेकर तो इसके बारे में क्या होगा समझिएगा। कोलेनकाइमा से क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनमें लचीलापन आता है, लचीलापन। तो कोलेनकाइमा से क्या हो जाएगा? लचीलापन। स्क्लेरेनकाइमा से क्या हो जाएगा? हार्डनेस यानी कठोरता। और पैरेनकाइमा से क्या हो जाएगा? यह भोजन का संग्रह करता है, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से इतने सारे कंसेप्ट जान लिए। आइए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि देखिएगा क्या हमसे बोला गया है। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? लीजिए, अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि है ना कि कौन कठोर बनाता है, कौन लचीला बनाता है ना, और कौन भोजन का पैकेजिंग करता है, आपको समझा दिए थे पिछले स्लाइड में। तो आपका काम क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है। लीजिए, मुंह की परत डैश से बनी होती है, ठीक है। ये बताना है कि जो मुंह की परत होती है वह किससे बनी होती है? किससे बनी होती है बताइए फटाफट। क्या आप इसके बारे में पढ़े हैं? अगर पढ़े हैं तो आसानी से इसका उत्तर बता सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम हैं ना आपको बताने के लिए, ठीक है। बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो हम बोलेंगे कि सर इसका जो उत्तर होगा ना वो स्क्वेमस एपिथेलियम हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन जो होगा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। यानी इससे क्या होता है ना कि जो मुंह की परत होती है इसी से बनी होती है। किससे? परिदार उपकला ऊतक से बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? ये बताना है। क्या पेट बड़ा है, कि त्वचा बड़ा है, कि गुर्दे बड़े हैं, कि दिमाग बड़ा है? बताइए। अब बताओ, किसी किसी को मतलब ख्याल आएगा कि सर सबसे बड़ा जो होता है वो दिमाग होता है, दिमाग। अरे नहीं भाई, दिमाग जो होता है वो बुद्धि में बड़ा होता है।
लेकिन यहाँ बुद्धि में नहीं पूछा है, पूछा है कौन सा अंग जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, दिमाग बुद्धि में बड़ा होता है। तो अगर हम बात करें इसके आंसर को लेकर, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक आंसर होगा ना। त्वचा देखिएगा ना कि हर जगह क्या है, त्वचा ही त्वचा है। तो सबसे बड़ा कौन है, त्वचा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक पशु उत्तक नहीं है। ये हमसे पूछा गया है ना कि कौन सा एक पशु उत्तक नहीं है। बोलिए, तंत्रिका उत्तक, पेशी उत्तक, उपकला उत्तक। बोलिए। देखिए मैंने आपको बताया था उधर है ना कि जो दृढ़ उत्तक होता है बेसिकली यह क्या करता है, यह जो होता है पादप यानी पेड़ पौधों में क्या कठोरता लाता है। तो यह तो पेड़ पौधों के लिए ना है, लेकिन यहाँ पूछा है पशु के लिए। तो पशु के लिए पेशी भी है, उपकला भी है और तंत्रिका भी है। कौन सा नहीं है, तो भाई नहीं में कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक आंसर होगा। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डैश एक तरल संयोजी उत्तक है। बताना है कौन कौन सा संयोजी उत्तक है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर स्क्लेरन काइमा आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो स्क्लेरन काइमा होता है, इसी के कारण जो पौधों में कठोरता होता है वो इसी कारण होता है। किसके कारण, तो हम बोलेंगे स्क्लेरन काइमा के कारण जो होता है वो बेसिकली पौधों में क्या होता है, कठोरता आता है। फिर मैंने बताया था आपको कोलेन काइमा के बारे में। कोलेन काइमा क्या होता है, देखिए कोलेन काइमा की जो कोशिका होती है ना वो मतलब लंबी होती है, और यह उत्तक केवल कमजोर पौधा में ही पाया जाता है। उसके बाद यदि हम और इसके बारे में चर्चा करें तो यह बेसिकली क्या करता है, यह लचीलापन यानी कोलेन काइमा क्या करता है, पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। लचीलापन प्रदान करता है। बाकी स्क्लेरन काइमा क्या करता है, ये तो कठोरता लाता है, कठोरता। बाकी जो पैरेन काइमा है बेसिकली क्या करता है, पैरेन काइमा ये भोजन का पैकेजिंग करता है। भोजन का क्या करता है, पैकेजिंग करता है। फिर मैंने आपको पैरेन काइमा ही में बताया था कि जो बेसिकली पैरेन काइमा है, पैरेन काइमा की जो कोशिका होती है ना, ये मतलब कोशिका होती है वो जीवित कोशिका की बनी होती है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा एक तरल संयोजी उत्तक है। तो याद रखिए कौन है, रक्त है। आप पढ़े होंगे रक्त एक संयोजी उत्तक है। और रक्त कैसा है, तरल संयोजी उत्तक है। अगर हम बात करें कि भाई और कौन संयोजी उत्तक है, तो याद रखिएगा हड्डी। एक हड्डी भी क्या है आपका, हड्डी भी है, संयोजी उत्तक है। हड्डी कौन सा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने। मतलब यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा उत्तक जो है वो संयोजी उत्तक है। मांसपेशी, कोशिका, रेशे, हड्डी, है ना। देखिए इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आपका काम क्या है, आपका काम यही है कि इसका आंसर कमेंट में छाप देना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया भाई कि कौन कौन है ना संयोजी उत्तक है। तो इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है। लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। ठीक है, यानी खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। बताइए, देखिए अगर हम बात करें ना तो ये भी एक पादप उत्तक का प्रकार है। और पादप उत्तक में भी कौन सा प्रकार है, तो ये भाई प्रकार होते हैं कौन सा, जटिल उत्तक। जटिल उत्तक कितने प्रकार के, दो, एक जाइलम, दूसरा कौन सा, फ्लोएम। अब दोनों का काम अलग अलग है ना, दोनों का काम समझते हैं। एक हमारा कौन सा फ्लोएम, एक कौन सा जाइलम। ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। तो हम जाइलम के बारे में समझते हैं, फ्लोएम के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए जाइलम का जो बेसिकली काम होता है वो जल को ले जाना होता है, जल को ले जाना होता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है, यह खाद्य पदार्थों का संवहन करना होता है,
खाद्य पदार्थों का संवहन करना होता है, ठीक है, खाद्य पदार्थ को। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों का परिसंचरण कौन करता है, हमसे यही पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या जाइलम होगा? नहीं भाई, जाइलम तो जल ले जाता है ना। हमसे पूछा है कि खाद्य पदार्थ कौन ले जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। लेकिन और सुनिए ना, इनके बारे में कुछ आपको और जानना बहुत आवश्यक है। तो सुनिएगा यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें जाइलम को लेकर, है ना, कि जाइलम के बारे में और क्या क्या जानना आवश्यक है, तो समझिएगा ना। जाइलम को सबसे पहले हम क्या वुड भी कहते हैं, जाइलम को हम क्या बोलते हैं, वुड भी कहते हैं, ठीक है, ये पहला हो गया। और यदि हम बात करें जाइलम को लेकर, तो जो जाइलम होता है ना, वो जाइलम मृदु उत्तक का बना होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। और हम यदि बात करें कि जाइलम को लेकर, है ना, तो जाइलम के बारे में और क्या कि जाइलम उत्तक के जाइलम मृतक कोशिका ही जीवित रहता है, बाकी सारे क्या होते हैं, मृत होते हैं। मतलब हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जाइलम उत्तक 4 प्रकार की कोशिका का बना होता है। एक होता है वाहिनिकाय, दूसरा होता है वाहिकाय, तीसरा जाइलम तंतु तथा चौथा जाइलम मृदुतक होता है। ये 4 उत्तकों से मिलकर जाइलम उत्तक बना होता है, लेकिन इनमें से 3 मृत होते हैं, एक जीवित होता है। तो भाई जीवित कौन होता है, तो हम बोलेंगे जो जीवित होता है ये कौन सा होता है, जाइलम मृदु उत्तक कोशिका ही जीवित रहता है, बाकी तीनों क्या होते हैं, मृत होते हैं। बाकी इनका काम क्या है, जाइलम का जाम है जल, जाइलम का क्या है, जल को ले जाना होता है, ठीक है। उसी प्रकार फ्लोएम का काम क्या है, खाद्य पदार्थों का संवहन करना। जो फ्लोएम होता है ना, ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है चालनी नलिकाएं, दूसरा होता है सहकोशिकाएं, तीसरा का होता है फ्लोएम मृदु उत्तक, चौथा होता है फ्लोएम तंतु होता है, ठीक है। अब इनमें से भी क्या होता है कि फ्लोएम तंतु ही केवल मृत कोशिका होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, जीवित होते हैं। मतलब इसमें 3 गो जीवित है, एक मृत्यु तक है। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डैश एक जटिल अस्थाई उत्तक है। लीजिए, मैंने बताया था कि जटिल अस्थाई उत्तक कौन है, ठीक है, बताइए। जटिल याद कीजिए, मैंने बताया था कि जटिल उत्तक कितने प्रकार के, भाई 2 प्रकार के। कौन कौन? एक हो जाएगा हमारा कौन सा, एक हो जाएगा जाइलम, एक कौन सा हो जाएगा, फ्लोएम। जाइलम एक हो जाएगा कौन सा, फ्लोएम। तो पूछा है कि इनमें से कौन है, यानी कोलेन काइमा नहीं है ये, तो भाई कौन सा है, तो ये बोलेंगे भाई कौन है, ये सिंपल टिश्यू है, जो कि पर अस्थाई उत्तक के प्रकार है। ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। जटिल कौन है भाई, तो जटिल कौन है, जाइलम। जाइलम काम क्या होता है, जल को ले जाना। स्क्लेरन काइमा, इससे पौधों में क्या होता है, हार्डनेस आता है, कठोरता आता है, ठीक है। पेरेन काइमा क्या करता है, भोजन का पैकेजिंग करता है। कोलेन काइमा क्या होता है, तो बेसिकली जो पौधों में लचीलापन होता है वो कोलेन काइमा के कारण ही होता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए, आप समझिएगा, आप विभाज्यति की उत्तक के बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा ना, कि बेसिकली ये है क्या, समझिएगा ना। तो यह उत्तक यानी विभाज्यति की उत्तक जो होता है, इस उत्तक में शामिल कोशिकाएं विभाजन करती है। मतलब इसमें जितने भी कोशिकाएं क्या करती है, विभाजन करती है, और इसी जिसके कारण पौधे का ना शरीर का आकार बढ़ता है। ये जो उत्तक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं ना। मतलब अगर हम बात करें विभाज्योतिकी उत्तक को लेकर, विभाज्योतिकी उत्तक यह कितने प्रकार के होते हैं, या 3 प्रकार के, है ना, 1 2 3, यह 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, तो एक होता है शीर्ष विभाज्योतिकी उत्तक, दूसरा का होता है अंतर्वेशीय विभाज्योतिकी उत्तक, और जो तीसरा होता है वो होता है पार्श्व विभाज्योतिक उत्तक। अगर हम बात करें सबको लेकर, तो जो शीर्ष विभाज्योतिकी उत्तक होता है, यह पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है, और पौधों की लंबाई में वृद्धि होना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। यानी कुल मिलाकर मैंने आपसे ये बोला कि विभाज्योतिकी उत्तक 3 प्रकार के। पहला का नाम क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे शीर्ष
शीर्ष विभाज्योतिकी ऊतक, शीर्ष विभाज्योतिकी ऊतक, इनका कौन कौन सा काम होता है समझिएगा। तो बेसिकली जो पौधों की लंबाई बढ़ती है वो इसी के कारण बढ़ती है, ठीक है, पौधों की लंबाई इसी कारण बढ़ती है। और यह कहाँ पाया जाता है, तो पौधों के शीर्ष में पाया जाता है। तीसरा मैंने आपको ये बताया कि पौधों की लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। अगर हम बात करें दूसरे को लेकर, तो दूसरा का नाम क्या है ना, दूसरा का नाम क्या है, तो उसका नाम है अंतर्वेशीय विभाज्योतिकी ऊतक। इसका काम क्या है भाई, तो इसका काम क्या है समझिएगा ना। इसका अगर हम बात करें तो अंतर्वेशीय, अंतर्वेशीय, अंतर्वेशीय ऊतक, इसके बारे में समझिएगा। यह पौधों के अंतर्वेशियों पर पाया जाता है, मतलब इसके द्वारा पौधों की शाखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। वहाँ पर शीर्ष में केवल पौधों की लंबाई में वृद्धि होता था, जबकि यहाँ पर शाखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। और यह ऐसा ऊतक है जो शीघ्र ही अस्थायी ऊतक में बदल जाता है। अगर हम बात करें तीसरे नंबर को लेकर, जो कि क्या है, पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक, ये रहा। अगर हम बात करें तीसरे को लेकर ना, पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक, इसका काम क्या है, तो यह पौधों के जड़ तथा तना के किनारों में पाया जाता है। तो पौधों के जड़ में भी पाया जाता है तथा कौन सा, किनारा में भी पाया जाता है। और इसके द्वारा पौधों की तनों की मोटाई या गोलाई में वृद्धि होती है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि जो तने होते हैं, जड़ होता है, उनका घेरा किसके कारण बढ़ता है भाई, यानी वृद्धि किसके कारण होता है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन बी के कारण, यानी पार्श्व लेटरल विभाज्योतिकी ऊतक के कारण ही होता है। चलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका में विभाजन सक्षम है, यानी ये बताना है कि किस में विभाजन होता है। लीजिए मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, पैरेन्काइमा में नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा विभाज्योतिकी ऊतक। अरे इसमें विभाजन होता है तब ना जाकर पौधे की लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, उसके बाद तना मोटा होता है, ठीक है। तो पूछा है कि वृद्धि किस में होती है, तो विभाज्योतिकी में होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश कोशिका मृत कोशिका होती है, यानी कौन सी जो कोशिका होती है, यानी दिए गए ऑप्शन में जो कैसी कोशिका होती है, वो कोशिका मृत होती है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो बताइए कौन सी कोशिका जो होती है वो मृत कोशिका होती है। देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को लेकर, है ना, तो समझिएगा कि कौन सी कोशिका मृत होती है। पहला ऑप्शन है वायु ऊतक, अगला है कौन सा, दृढ़ ऊतक, तीसरा है स्थूल कोण ऊतक, चौथा है मृदु ऊतक। तो देखिए भाई अगर हम बात करें कि कौन सी कोशिका मृत होती है, तो जो ये होता है ना कौन सा, दृढ़ ऊतक, इसकी कोशिका क्या होती है, मृत होती है, कोशिकाएं मृत होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है ये, मतलब रेलवे में पूछा गया है, साथ में बीपीएससी का भी क्वेश्चन है। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं। अच्छा, 3 मतलब सही बताना है कि इनमें से कौन सा जो प्रकार है वो अस्थायी ऊतक का बिल्कुल सही है। क्या पैरेन्काइमा, कैम्पेनियन सेल और स्क्लेरेन्काइमा, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और मेरिस्ट, ये दोनों तो ठीक था, लेकिन ये वाला नहीं होगा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, हाँ ये बिल्कुल ठीक जवाब होगा, यानी ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक जवाब है, ठीक है। यही जो होते हैं वो अस्थायी ऊतक के प्रकार होते हैं, ठीक है, साधारण यानी सिंपल। अच्छा मैं पूछूं कि जटिल कितने प्रकार होते हैं बताइए, तो जटिल 2 गो, एक जाइलम, एक कौन सा, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि फ्लोएम का काम क्या होता है, बिल्कुल बताया ना।
देखिए अगर हम बात करें इसको लेकर, एक फ्लोएम होता है, एक होता है कौन सा, जाइलम। फ्लोएम फिर कौन सा, जाइलम। जाइलम का काम होता है जल को ले जाना, और फ्लोएम का काम होता है खाद्य पदार्थों को, है ना, खाद्य पदार्थों का क्या करना, खाद्य पदार्थों का मतलब वो क्या संवहन करना होता है। ठीक है, तो हमसे यही पूछा है कि भाई फ्लोएम का काम क्या है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को क्या करना, हम बोलेंगे प्रवाह करना, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, प्रवाह करना। तो पौधों का ऑप्शन अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए ठीक जवाब होगा। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, अस्थाई उत्तक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, किसके अंतर्गत वर्गित किए जाते हैं। ठीक है, तो बताइएगा जो बेसिकली अस्थाई उत्तक है वो किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो हम बोलेंगे सर ये जो है वो ऑप्शन डी जो होगा मेरिस्मेटिक, यानी विभाज्यतिकी उत्तक के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किए जाते हैं। अच्छा, तो देखिए आज का जो क्लास है हम लोग यहीं पर रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए और हम लोगों ने क्वेश्चन के माध्यम से कुछ कंसेप्ट को भी सीखा है। आपको क्या करना है, आपको कमेंट में बस इतना बताना है कि आपका स्कोर जो है वो कितना आया था, स्कोर कितना आया। अगर आपको इसका पीडीएफ पाना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका नाम क्या है, स्टडी विद गणेश सर। पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज की कक्षा हम यहीं पर रखेंगे, बाकी मिलते हैं इसके दूसरी क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।